हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री लेसन्स विद प्रोफेसर शाइना परमार। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने मोहम्मद गौरी पढ़ लिया अच्छी तरह से, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी आपको बताया है। तो बहुत सारे राजा जो सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के आते रहे हैं गुलाम वंश में। जो खास है उनमें से इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन है। तो बलबन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये बलबन है, ये उसके सिक्के हैं, ये उसका टॉम्ब है जहां पे उसको दफनाया गया है, उसका ये टाइम पीरियड है। कुछ इसको 1266 से लेकर 1287 तक मानते हैं, कुछ इसको 1286 तक मानते हैं। तो हम वैसे इसको मानेंगे 1266 से लेकर 1286 तक। ठीक है, तो बलबन के बारे में बहुत कुछ है ऐसा पढ़ने वाला, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा है। तो इससे पहले हम इसे पढ़ना शुरू करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें से बहुत खास चीजें हैं जो आपने साथ साथ नोट करते रहना है, जो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जो इससे बलबन से पहले जो राजा था वो था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन है गद्दी पे बैठता है जिसका नाम है कैकाबा, तो ये इसका पोता है। तो ये उसके बाद हमारे पास एक और खास बात है, इसके दो पुत्र हैं, मोहम्मद खान और बुगरा खान। इन दोनों के नाम हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये दो ऐसे नाम हैं जो इसके पुत्र होने के बावजूद भी गद्दी को प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि ये बलबन से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास उसके बारे में खूब इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जान पहचान जहां पे करवाते हैं। तो वो सारा जो मैं अभी पढ़ाने लगी हूँ वो उसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम बलबन के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट उसने कैसे किया है, ये कैसे उसने एक महान दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, बहाउद्दीन। ठीक है, और ये इलबरी तुर्क जाति से संबंध रखता है। और ये देखें इसके बचपन में क्या हुआ, ये वैसे इसकी लाइफ काफी ट्रेजिक रही है और एक लंबे समय तक इसने संघर्ष किया है। छोटा ही था जब मंगोलों ने उसे उठा लिया। तो मैंने आपको मंगोलों के बारे में पहले भी बताया है कि मंगोल कौन है, एक ऐसी जाति जो बच्चे और औरतें उठा के ले जाते हैं और खूब जुल्म करते हैं। तो वो उठा के ले गए और बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन के पास बेच दिया उसे। तो जमालुद्दीन उसे भारत ले आया। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय में खरीदा, वहां पे फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे गुलाम बिकते थे, तो वहां पे इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। हालांकि दिखने में जो कोई खास सुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने इसे खरीदा और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे एक अच्छा पद सौंपा। तो ये इल्तुतमिश की जो 40 तुर्क चहीलगानी थी उसका भी मेंबर बन गया। और ये किसका गुलाम रहा है, इल्तुतमिश का। तो ये हमें याद रखना है, किसका गुलाम है ये, इल्तुतमिश का गुलाम है। जैसे इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसने खूब स्वामी भक्ति की और तुर्के चहीलगानी का ये मेंबर बन गया। उसके बाद ये माना गया है कि रजिया के राज्यकाल में, फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना आती है, उसमें इसको एक अच्छी पोस्ट मिली, अमीर शिकार के पद पे नियुक्त हुआ। ठीक है, और उसके बाद बहराम ने उसे रेवाड़ी हांसी का इलाका दिया और उसमें एक अच्छी पोस्ट पे आ गया, अमीर आकुर पे। तो ये इसकी पोस्टें चेंज हो रही है, इट मींस इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ये माना गया है कि बलबन अब काफी ताकतवर होना शुरू हो गया, उसने काम तो खूब किया। और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठता है, तो बलबन उसके समय में मुख्यमंत्री के रूप में, अमीर हाजिब के रूप में पद पर बैठता है। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय में इसका काफी अच्छा होल्ड रहा है उस चीज में और उसने इसके दाहिने हाथ के रूप में काम किया है। ये सारा उसका इंट्रोडक्शन माना गया है। 20 साल तक उसने नसीरुद्दीन महमूद के अंडर काम किया है। तो हम ये मानेंगे कि 1246 से लेकर और जब तक वो खुद राजा नहीं बना 66 तक बलबन जो था 20 साल तक किसके अंडर काम करता रहा, नसीरुद्दीन महमूद के। ठीक है, और जैसे ही उसके शासक की मृत्यु होती है तो वो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है। लेकिन इतना आसान नहीं था इसका दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठना। इवन जब नसीरुद्दीन महमूद राजा था तो बलबन उसे भी उतार के गद्दी से खुद गद्दी पर बैठ सकता था, वो बलबन इतना ताकतवर था। लेकिन वो चाहता था
कि वो जनता का विश्वास पहले जीते, फिर वो गद्दी पे बैठे, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए गए हमेशा उसके राज्य में। तो ये देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि गद्दी पे बैठने से पहले ही उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि तुर्क सरदार थे वो हमेशा उससे जलते थे क्योंकि वो बहुत सफल हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे तुर्क के चहिलगानी से भी निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया। 1250 में हम देखते हैं कि तुर्क के चहिलगानी क्या करती है, राजा को बोल के कि बलबन जो है एक अच्छा सेवक नहीं है, उसे उसकी गद्दी से हटा देते हैं और उसकी जगह पे इमामुद्दीन रिहान की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो इमामुद्दीन रिहान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, और बलबन इसका कोई विरोध भी नहीं करता, वो आराम से वो गद्दी छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसके बाद बलबन फिर अपने समर्थकों को इकट्ठा करता है और फाइनली नसीरुद्दीन महमूद को भी ये लगता है कि मैंने गलती की बलबन को हटाकर, तो वापस वो बलबन को उसके पोस्ट पे वापस ले आता है। तो ये एक अच्छा ऐसा समय है बलबन का जिसमें हम देखते हैं कि उसने खूब मेहनत की है और वापस अपनी पोस्ट पे आ जाता है, और पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने वाले मंगोल लोगों के साथ भी उसने संपर्क स्थापित किया है, और सुल्तान महमूद को बलबन की शक्ति के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और रिहान को बर्खास्त कर देता है। तो बलबन क्या करता है, अपनी एक सेना तैयार कर लेता है, और राजा डर भी जाता है, और राजा को ये लगता है कि सुल्तान को कि बलबन ही सही था। तो आपस में युद्ध किन के बीच में होता है, रिहान और बलबन के बीच में। तो रिहान उसमें हार जाता है और बलबन जीत जाता है, तो वापस वो अपनी पोस्ट में आ जाता है। और ये देखें, उसमें एक और खास बात है कि हालांकि वो अभी गद्दी पे नहीं बैठा है, लेकिन उसने छत्र जो था वो धारण भी कर लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतीक छत्र को भी उसने ग्रहण कर लिया और सिंहासन पर अभी नहीं बैठा था। तो सुल्तान महमूद की मृत्यु होती है 1265 या 66 के दौरान। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि बलबन ने ही उसे जहर दे के मार दिया, क्योंकि अब बलबन को लगना शुरू हो गया था, अब उसका कोई विरोधी नहीं रहा, तो उसने सुल्तान को मार दिया। अदरवाइज ये भी माना गया है कि सुल्तान मरा और उसने गद्दी को प्राप्त किया। तो गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसने सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की, क्योंकि ऐसा हाल हो चुका था दिल्ली सल्तनत का कि सुल्तान की कोई वैल्यू ही नहीं थी, प्रधानमंत्री की वैल्यू थी। तो उसमें सारा रोल किसका चलता था, चालीस के दल का, क्योंकि तुर्क सरदार इतने ताकतवर हो चुके थे, वो परवाह ही नहीं करते थे सुल्तान क्या कहता है। तो बलबन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था सबसे पहले इसको नष्ट करना, किसको, 40 के दल को। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए उस 40 के दल का खात्मा किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था, ठीक है, जो सुल्तान ना होते हुए भी पहले ही ऐसा एक व्यक्ति था जिसने छत्र का प्रयोग किया था, ठीक है, और बाद में उसने उसमें और बहुत सारी चेंजेस किए, एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया और एक साम्राज्य का ऐसा स्वरूप स्थापित किया जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। वो कहता था कि वो खुद को अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, और उसने कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार माना कि वो क्या करेगा, कुरान में जो लिखा है उससे ही वो अच्छा शासन प्रबंध चलाएगा। उसने एक और नीति चलाई, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति। ये मैं थोड़ा आगे जाके पढ़ाऊंगी, वैसे इसमें भी थोड़ा सा बता देती हूँ रक्त और लौह क्या है। ये शॉर्ट आंसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रक्त यानी ब्लड, लौह यानी आयरन। तो वो उसने एक ऐसी नीतियां बना दी कि या तो रक्त बहाओ या फिर आयरन चलाओ, तो लौह की तलवार या खून को बहाओ। तो उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि अगर कोई काम करना है तो आपने सिर्फ तलवार चलानी है, ये नहीं सोचना कि अब वो सामने वाला व्यक्ति निर्दोष है कि नहीं है। तो जो काम सौंप दिया वो कैसे होगा, खून बहाकर और तलवार चलाकर। तो ये रक्त और लौह की नीति के द्वारा उसने बहुत सारी जीतें प्राप्त की। तो अगर कोई व्यक्ति, उसका कोई सेनापति हार के वापस आ जाता था तो वो खुद उसे मार देता था, इस रक्त और लौह की नीति के अधीन ही। इसके बाद हम बलबन के बारे में ये भी जानते हैं कि वो काफी ताकतवर हो चुका था, तो उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, ईश्वर का प्रतिबिंब। और उसकी खास बात क्या थी, वो उच्च कुल के लोगों को ही अपने राज्य में हर एक पोस्ट पे उच्च कुल के लोगों को ही पोस्ट देता था। वो छोटी जाति के लोगों को देखकर बहुत क्रोध में आ जाता था। तो उसने एक बार ये भी कहा था, जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, यानी उसे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है।
उसने ये भी जरूरी कर दिया कि जब भी हमारे दरबार में आना है तो अच्छी वेशभूषा में सभी ने आना है, ठीक है। शिष्टाचार होना चाहिए, ना कोई फालतू मुस्कुराए, ना कोई हंसे, और शराब तो कोई दरबार में बिल्कुल भी नहीं पिएगा। ये सब उसने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले जो राजा होते थे वो दरबार में बैठते थे, तुर्क सरदार आते थे, खूब हंसी मजाक होता था, नाच गाना होता था, खूब शराब पी जाती थी, तो सिर्फ ऐशो आराम होता था। साम्राज्य को संभालने का या साम्राज्य के लिए काम करने के लिए कुछ नहीं हो रहा था इल्तुतमिश के बाद। तो उसने ये सारा फैसला कर लिया और उसने ईरानी परंपराओं के अनुसार नई परंपराएं आरंभ करवाई, जैसे कि सिजदा यानी जमीन पर लेटकर राजा के आगे झुककर उसको माथा टेकना, पैबॉस यानी कि राजा के चरणों को चूमना। तो ये उसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सिजदा एंड पैबॉस। रक्त और लौह के बाद उसके बाद सिजदा और पैबॉस, यानी कि वो यही चाहता था कि राजा को ही सबसे बड़ा समझा जाए। उसने फारसी रहन सहन के हिसाब से अपनी परंपरा स्थापित की। देखें, उसने नाम भी अपने जो उसके पुत्रों के पुत्र हैं उनके नाम भी उसने कैकाबाद, कैकसरो आदि ऐसे रखे, ठीक है। उसने एक नया त्योहार शुरू किया जिसे हम नौरोज के नाम से भी जानते हैं, जो काफी धूमधाम से मनाया जाता था। ये ईरानी परंपरा से संबंधित है, ये भी एक नई चीज शुरू की गई। उसने अपने एक चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर भी मरवा दिया। तो शेर खां जो उसका भाई था, जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, तो उसको जहर देकर मरवाना ये बताता है कि वो इतना निर्दयी था कि वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए रिश्ते नाते कुछ नहीं देखता था। तो उसके जो पुत्र थे उनमें से उसका जो बड़ा पुत्र है मोहम्मद, वो बंगाल में मारा गया और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद बलबन की भी मृत्यु होगी। तो ये हम बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड में भी। तो ये है उसके जीवन के बारे में एक इंट्रोडक्शन है जिसे हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले लिखते हैं। अब आती है उसकी सैन्य व्यवस्था कि किस तरह से उसने इतना बड़ा साम्राज्य कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। तो उसने अपना एक विभाग बनाया जिसे उसने नाम दिया दीवान-ए-अर्ज। तो बलबन के जितने भी ये पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं तो इन्हें आपने याद रखना है, ठीक है। तो बलबन ने जैसे सिजदा, पैबॉस, रक्त और लौह की नीति, तो ऐसे ही दीवान-ए-अर्ज भी उसने स्थापित किया। इसमें उसने किसको मुख्य पोस्ट पर रखा? इमाद-उल मुल्क को, ठीक है। इमाद-उल मुल्क को दीवान-ए-अर्ज के पद पर बिठाया और उसने बहुत सारे किले दोबारा से बनवाए, पुनर्निर्माण किया, एक अच्छी सेना बनाई और ये सारा काम उसके सेनापति इमाद-उल मुल्क ने ही किया, ठीक है। उसने पुराने सभी सैनिकों को गद्दी से उनकी पोस्ट से हटा दिया, वेतन दे दिया और कहा जाओ घर जाके बैठो, और ऐसे सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये अयोग्य हैं, वृद्ध हैं, वो अब काम नहीं कर सकते, वो सेना के लायक नहीं रहे। तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कौन किसका रिश्तेदार है। इवन लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज भी उठाई लेकिन किसी की नहीं चली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो एक दमदार सुल्तान था, ठीक है। उसने सिजदा, पैबॉस मैंने आपको बताया, ये उसने अपने सैनिकों के लिए बहुत जरूरी कर दिया कि जो भी उसके साम्राज्य में आए, फारसी परंपरा के अनुसार जो उसके सैनिक हैं वो सब क्या करेंगे, उसके आगे सिजदा और पैबॉस करेंगे। और इसके अलावा उसने रक्त और लौह की नीति भी सेना व्यवस्था में चलाई, तो ये भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। फिर उसने बनाया एक गुप्तचर विभाग, यानी कि उसका जासूसी सिस्टम उसने सीबीआई डिपार्टमेंट बना दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीआईडी के बना दी गई उसकी, ठीक है। तो उसने गुप्तचर विभाग बनाया ताकि अलग अलग इलाकों में जो षड्यंत्र हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, उसको पता लगता रहे। उसने खुद उनकी नियुक्ति की, उनको खूब सारी अच्छी सैलरी दी, और कोई भी ऐसा उसका जो जासूस था गुप्तचर, उसको खुले दरबार में कभी नहीं मिलता था, ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो गुप्तचर है। तो इवन एक गुप्तचर को भी नहीं पता था जो उसके साथ वाला व्यक्ति वो कहीं जासूस तो नहीं। तो नोबडी नोज कि उसने किस व्यक्ति को इस पोस्ट पे रखा, और कभी किसी को बताया भी नहीं उसने कि कौन कौन उसके गुप्तचर हैं। तो अगर कोई गुप्तचर अपना कर्तव्य नहीं करता था ढंग से, तो वही कठोर दंड। रक्त और लौह की नीति इनके साथ भी थी, ठीक है। और हर विभाग में उसने गुप्तचर लगाए और उसको जानकारी मिलती रहती थी। और ये देखें, रक्त और लौह की नीति उसने हर डिपार्टमेंट में यूज की, और ये माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को रक्त और लौह की नीति से मार दिया जाता था
तो उसकी हत्या के करने बाद उसके बच्चों को उसकी स्त्री को दास बना लिया जाता था। अब उसने एक अच्छा शक्तिशाली संगठन बना लिया, केंद्रीय संगठन, ठीक है, और उसने इसमें अपने परिवार के लोगों को भी हिस्सेदार बनाने के लिए वो तैयार नहीं था। वो अपने आप को ही सबसे ऊंचा मानता था। वो सोचता था कि खानदानी तुर्क सरदारों में सबसे आगे वही है। तो उसने इतना मजबूत अपना एक साम्राज्य बना लिया। और सबसे बड़ी बात देखो, वो इतना बड़ा तानाशाह था कि अगर उसके सामने उसके रखे हुए किसी व्यक्ति की कोई आलोचना कर दे तो वो सहता नहीं था, वो गुस्से में आ जाता था। उसने चाहिलगानी की शक्ति को खत्म कर दिया, ठीक है, और सम्राट की शक्ति को यानी सुल्तान की शक्ति को मजबूत कर लिया। और उसने अपने संबंधी शेर खां को भी जहर देके मारा, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसको ये था कि शेर खां उसका समर्थन नहीं कर रहा, उसके खिलाफ जा रहा है। जनता का समर्थन करने के लिए उसने न्याय में कभी पक्षपात नहीं किया, ठीक है, कभी भी पक्षपात नहीं करता था, ताकि लोग उसके न्याय को मानते हुए उसको अपना अच्छा राजा माने। और एक बार तो ये माना गया है कि बदायूं और अवध के शासकों को के पिताओं को कड़ी सजा दी थी। उसने कोड़ों से भी पीटा था। अगर कोई दुर्व्यवहार करता था तो उसके साथ वो बुरा व्यवहार ही करता था। फिर उसके खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए। जब बलबन ने 40 तुर्कों की शक्ति को खत्म कर दिया तो 40 तुर्कों ने भी उसके खिलाफ विद्रोह किए, ठीक है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसने 40 तुर्कों को खत्म कर दिया, उनको उनकी पोस्टों से हटा दिया और किसी को पेंशन दे दी, किसी को कोई थोड़ी सी जागीर दे दी। और उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उस विद्रोह को दबा दिया। तो ये उसका पहला विद्रोह है। उसके बाद बंगाल में तुर्क का विद्रोह है, जहां पर शासक तुगरिल खां बेग ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये एक दूसरा विद्रोह है उसके खिलाफ। तो बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो उसने बलबन ने यहाँ पे रक्त और लोह की नीति अपनाकर उसकी हत्या करवा दी, उसका सिर अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। और इतना वो गुस्से हुआ कि कैसे अमीन खान वहां से हार के आ गया। तो जब उसने रक्त और लौह की नीति से अमीन खान को ही मार दिया तो वो खुद वहां गया और उसके साथ जो सेना गई वो इतनी फिर घबराई हुई थी, उन्होंने बंगाल में बहुत कत्लेआम किया और उस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। और इसे बंगाल की राजधानी जो लखनौती को उस समय विद्रोह का नगर कहा जाता था। उसके बाद है तुर्गिल बेग को पकड़ने के लिए उसकी हत्या करने का श्रेय मलिक मुकदीर को मिला। तो तुर्गिल बेग ने भी जो उसके खिलाफ विद्रोह किया था बंगाल में, उसको भी पकड़ना बहुत जरूरी था, लेकिन फाइनली उसे पकड़ लिया गया और तुर्गिल की हत्या करने के लिए उसको तुर्गिल कुश का उपाधि के साथ सम्मानित किया गया। और उसने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मेवातियों का बलबन ने मेवातियों का कटेहर में विद्रोह हुआ, उसका भी दमन किया। दोआब और पंजाब में विद्रोह हुआ, उसका भी दमन किया और जिले इलाही उपाधि को धारण किया। उसकी नीति व सिद्धांत क्या हुए, उसके बाद उसने और क्या किया। उसने पश्चिमी प्रांत में मंगोलों के आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई, ठीक है। पहले तो उसने किलों की एक तार बनवाई, तार लगवा दी किलों की, और एक किले बनवा दिए, वहां पे बड़ी बड़ी सेना रख दी ताकि बाहर से कोई भी मंगोल हमला ना कर सके। तो ये उसकी एक नीति थी अपने देश को बचाने के लिए। और उसने अपने कुछ वर्षों बाद अपने साम्राज्य को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के 2 भागों में बांट दिया और लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र दे दिया उसने शहजादा मोहम्मद को, अपने पुत्र को लाहौर दे दिया, मुल्तान दे दिया और दीपालपुर के इस इलाके को तुम संभालो, उत्तर पश्चिमी को। और सुमन, समाना और कच्छ का इलाका बुगरा खां को दे दिया। इस तरह 2 भागों में बांट के अब वो टेंशन फ्री हो गया कि अब मैं अपने इलाकों का ध्यान रख पाऊंगा, ठीक है। और उसने देखो अपने शहजादों के लिए 18,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना भी बनवाई, ठीक है। और इस तरह से उसने क्या किया कि कोशिश ये की कि कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से करप्शन में ना जाए, बल्कि बलबन की बात मानता रहे। तो इसने अच्छी सैलरीज दी और अच्छी तरह से ये सारा काम किया। अब उसके खिलाफ राजपूतों ने भी विद्रोह कर दिए। तो अब उसका अगला काम है राजपूतों की स्वतंत्रता का दमन। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र दोआब में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सारा सिस्टम जो था वो खराब हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई भी अच्छा सुल्तान नहीं आया। तो गंगा, यमुना, दोआब और अवध की सड़कों की स्थिति खराब थी। चोर डाकुओं के भय के कारण सड़कें असुरक्षित थी, इसलिए पूर्व क्षेत्र की तरफ जा नहीं सकते थे।
तो वहां के राजपूत राजाओं ने अपने किले बना लिए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मेवातियों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को लूटने का शुरू कर दिया काम। तो अब बलबन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट था इन सभी को खत्म करना। तो उसने क्या किया, डाकुओं का पीछा किया और उनको मरवा दिया। ठीक है, बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के किलों को ही तोड़ दिया, जंगलों को साफ कर दिया और सैनिकों के लिए बस्तियां तक बना दी गई ताकि वे सड़कों पर अच्छी तरह से रहें, काम कर सकें और जब भी राजपूत राजा जो विद्रोह करें, जो शासक हैं, जमींदार हैं, तो उनको आसानी से कुचल दें। इस तरह बलबन ने इन कठोर तरीकों से हर तरह के विद्रोह को दबाया। यानी राजपूतों की शक्ति जो दोबारा से उभर रही थी, उनके किले ही तोड़ दिए, अपनी सेना को इतनी सुविधाएं दी कि वो दूसरे की सेना को आसानी से हरा सके। तो उसकी ये खास बात थी कि उसको ये पता था कि पहले अपनी सेना को सुविधाएं देनी है, इतनी फैसिलिटीज देनी है ताकि वो दूसरे की सेना को आसानी से हरा सके। अब उसका एक और पॉइंट है, इस्लाम के नेता के रूप में उसने क्या किया। तो उसने अपने दरबार की शान शौकत को बढ़ाया। ठीक है, एक अच्छा दरबार स्थापित किया। जब वो बाहर निकलता था तो चारों तरफ उसके अंग रक्षक होते थे, उनके पास तलवारें होती थी। दरबार में हंसी मजाक बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि सब लोग ये समझ आए कि सबसे ऊंचा कौन है, सबसे महान कौन है, राजा है, तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसके साथ कोई हंस भी नहीं सकता। उसने शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया, सारी शराब की बोतलें तोड़वा दी, उसने सिजदा पैबोस शुरू कर दिया। ये उसके दरबार की खास बातें हैं। उसने ईरानी रिवाज शुरू किए, उसने फारसी रिवाज शुरू किए। हालांकि लोग समझते थे कि ईरानी रिवाज जो है गैर मुसलमान है, जो गैर इस्लामी है, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं करी। वो कोई उसका विरोध करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। तो इस तरह उसने ये कोशिश की कि वो इस्लाम का सबसे महान नेता बने और वाकई में बलबन ने अपनी इन नीतियों से अपने आप को इस्लाम धर्म में सबसे महान नेता के रूप में स्थापित किया। तो बहुत सारे उसने चेंजेस की, बहुत सारे काम किए। अब आती है उसकी मृत्यु। तो 1286 में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद अचानक जो है एक बड़ी मंगोल सेना में गिर जाता है और युद्ध में मर जाता है। तो इसके बारे में अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही महान कवि हुए हैं। उन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता है और इन दोनों ने मोहम्मद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो जब मोहम्मद के साथ आमिर खुसरो का भी अच्छा संबंध था, तो उन्होंने बहुत सारा उसके बारे में लिटरेचर लिखा है। अब उसके बाद देखो, जो बलबन है 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु कैसे हुई। वो जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई मोहम्मद की, तो वो अपने दरबार में बैठा हुआ था। तो जब उसको ये मैसेज मिला कि उसका पुत्र मारा गया है, तो क्योंकि उसने रोने पर, हंसने पर, शराब पीने पर, कुछ डिस्कशन करने पर रोक लगा रखी थी, वो दरबार में कुछ नहीं बोला। ना वो रोया उस वक्त, ना उसने अंदर जाके कोई शराब पी, ना किसी से बात की। तो वो सदमे में चला गया, जिसे हम आजकल डिप्रेशन बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो थोड़े दिन वो बीमार होता गया और फाइनली उसकी मृत्यु हो गई। तो अपने पुत्र की मृत्यु को ना सहकर खुद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जब उसकी मृत्यु से पहले उसने ये सोचा कि चलो बुगरा खां को मैं बंगाल से वापस बुला लेता हूं और उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता हूं। लेकिन बुगरा खां को लगा कि वो बंगाल में ज्यादा खुश है, वहां पे आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है, अच्छा बंगाल काफी अमीर इलाका है, तो वो वापस नहीं आया लेकिन वापस बंगाल चला गया। तो फाइनली उसके बाद ये फैसला हुआ कि बलबन का अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मोहम्मद का पुत्र कैकाबाद, तो जिसे कैखुसरो कहा गया है। तो कैकाबाद को उस वक्त बंगाल का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरह से बलबन एक महान राजा था जिसने मुस्लिम वंश में एक महान राज्य को स्थापित किया। इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये भारत का महान राजा है, ये इस्लाम धर्म में एक महान राजा है, इसने इस्लाम धर्म के लिए काम किया है। तो उसके कुछ कथन है, उसकी कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखेंगे। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोश है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है, ये उसने खुद बातें कही हैं। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से ही रहित रहता है। राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द या क्रियाकलाप को मान्यता दे और प्रशंसा करे। जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। एक बार उसने कहा था कि जो कुछ मैं कर सकता हूं वह है क्रूर मनुष्यों की क्रूरता नष्ट करना तथा ये देखना कि कानून के समक्ष सब व्यक्ति बराबर है।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो बहुत न्यायप्रिय भी था। तो उसकी ये सारी बातें हम याद रखेंगे। इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जो हमेशा हमें याद रखना है, जिन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है और बलबन के लिए भी याद रखना है। कुछ ऐसी बातें जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे कि उसने एक नया राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया, ठीक है, और उसने निभायते एक खुदाई ऐसा राजत्व बनाया। उसने जिल्ले ही इलाही की उपाधि धारण की, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। उसने धर्म की रक्षा करना, न्याय का पालन करना और समान भाव से न्याय करना, ये उसकी चीजें खास याद रखने वाली हैं। राज्य का उसने गौरव स्थापित किया, ठीक है। ये तो हमें याद पता ही है कि जो सुल्तान की महिमा खत्म हो चुकी थी वो उसने शुरू की, और उसने गुप्तचर नियुक्त किए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में और इतने अच्छी तरह से गुप्तचरों को किसी ने नियुक्त नहीं किया। उसने दीवान अर्ज की स्थापना की, सैन्य विभाग की। उसने सिजदा और पैबॉस की शुरुआत की। उसने नौरोज त्योहार को मनाना शुरू किया। जिले इलाही की उपाधि, रक्त और लौह की नीति, तुर्क ए चाहिलगानी को खत्म करना, इक्तादारी प्रथा में सुधार करना, ठीक है, और तुर्गिल खान ने बलबन के काल में ही विद्रोह किया था, उसको दबाना। और देखें, बलबन को एक और उपाधि मिली थी, वो थी उलग खान की। वो किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। तो ये बलबन के बारे में कुछ बातें हैं जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो ये गुलाम वंश में से, दिल्ली सल्तनत में से गुलाम वंश का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जिसे हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो की पॉइंट्स को आप बार बार पढ़ते रहें, देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।